गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाएं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग सृष्टि, दिव्या, तनु, अनु, प्रज्ञान, स्वतंत्र, प्रशांत, देवश्री, अंजलि। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी आइए। मोहम्मद पर्दा वाला, मोहम्मद पर्दा वाला। हाँ, वो मोहम्मद 16 दिसंबर के लेक्चर में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कुछ सर्वर साइड से प्रॉब्लम है, मैंने बता दिया है ऊपर, और वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आज, है ना। वो लोग कर रहे हैं कोशिश, और भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो वो आज सॉर्ट आउट हो जाएगी। टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है तो हो जाएगा आज। क्या बोल रहा है यश? लास्ट पेज नहीं पढ़ा था कल के हैंडआउट में, मतलब मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9414296567। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा सुने, आप लोगों को इलेक्ट्रो जो लिंक मैंने दिया हुआ है उसी लिंक पे काम करना है। उसी लिंक में आप जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फोल्डर मिल जाएगा आपको, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे हैंड आउट उसमें मिलेंगे आपको। एक बात। दूसरी बात, उसमें मैंने मॉड्यूल एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी के, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सरसाइज है उसके जो सॉल्यूशन है वो आपके इलेक्ट्रोस्टेट्स वाले सॉल्यूशन में ही है। सुन लिया आप लोगों ने? इलेक्ट्रोस्टेट्स वाले सॉल्यूशन में ही है। हाँ शिवानी, देखते हैं पूरा फिजिक्स आप ही पढ़ा दो। देखते हैं, देखते हैं, अभी आज का तो पढ़ो। ठीक है, सुने। सब बच्चों ने सुन लिया है? इलेक्ट्रोस्टेट्स के जो सॉल्यूशन थे उसी में आगे बढ़ेंगे तो आपको करंट वाले चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सुन लिया आप लोगों ने? इज इट क्लियर? करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सॉल्यूशंस हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टेट्स के आगे ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? वेरी गुड। चले, आ गए सब लोग? खेल शुरू किया जाए, खेल शुरू किया जाए। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बोलिए, आवाज आ रही है? दिख रहा हूं मैं? सब ठीक है? वेरी गुड। मैं ठीक हूं तुषार, दुआ है तुम लोगों की, जी रहा हूं मैं। चलिए, तो भाई वो शुरू करते हैं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब सब लोग पढ़ने के मूड में आ जाए, फटाफट से शुरू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा। यस, ये देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस वाज क्या था बच्चों? रेजिस्टेंस दैट वाज रो एल बाय कंडक्टर का रेजिस्टेंस, हम लोग जानते हैं। अब जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ये तो आप जानते हैं, उसमें आपने देखा था ऑर्डिनरी रिलेशन क्या बन गए थे, आर प्रोपोर्शनल टू एल था, इसके अलावा आर प्रोपोर्शनल टू 1/a था, इसके अलावा 1/रेडियस स्क्वायर था। ये क्या है? ऑर्डिनरी रिलेशन है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मुझे पता लग जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट पता लग जाए मुझे, सवाल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता लग जाए वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर हम लोग ये साधारण रिलेशन नहीं लेते, फिर हम क्या लेते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यस, इसके अलावा हम क्या लेते हैं? आर प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर। इसके अलावा रेडियस के मामले में R4 चलता है। पता है सब बच्चों को? यस। तो मैं कल बोल चुका हूं आप लोगों को, ये क्या है? ये सब साधारण रिलेशन है। और ये सब क्या है? स्पेशल रिलेशन है। स्पेशल रिलेशन आपको कब यूज करने हैं? जब क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट का पता लग जाए तो आपको स्पेशल रिलेशन यूज करनी है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने ब्लॉक्स वाले क्वेश्चन किए थे। मुझे फाइनल बताइए, यस, अ सिंगल मेटल ब्लॉक कैन हैव सिंगल रेजिस्टेंस या मेनी रेजिस्टेंसेस? बोलिए। अ सिंगल मेटेलिक ब्लॉक कैन हैव
सिंगल रेजिस्टेंस या मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस? इट कैन हैव मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, पता है ना आप लोगों को? मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंस डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट्स कहां पर है। इस जगह पे अलग आंसर आएगा, इस जगह पे अलग आंसर आएगा, इस जगह पे अलग आंसर आएगा। एक ही ब्लॉक में आप टर्मिनल पॉइंट चेंज करते रहेंगे तो आपका आंसर भी अलग अलग आता जाएगा। यस, एक बात। दूसरी बात, मुझे बताइए कि छोटा ऑब्जेक्ट और बड़ा ऑब्जेक्ट में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा? छोटे का, बड़े का, या दोनों का बराबर आएगा, या कुछ भी हो सकता है? कमान, छोटा ऑब्जेक्ट और बड़ा ऑब्जेक्ट में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा? छोटे का, बड़े का, या कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। छोटी चीज का रेजिस्टेंस कम भी आ सकता है, छोटी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा भी आ सकता है। इवन हमने जो सवाल किया था उसमें तो छोटी चीज और बड़ी चीज का रेजिस्टेंस सेम आ गया था। तो मैं कल बोल चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, सब बकवास। छोटा ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, सब बकवास। काम की बात, टर्मिनल पॉइंट। पूरा खेल किसी कंट्रोल में है? टर्मिनल पॉइंट। एक बार टर्मिनल पॉइंट फाइनलाइज होंगे, उसके बाद सब कुछ फाइनलाइज होगा, उसके बाद एल फाइनलाइज होगा, उसके बाद एरिया फाइनलाइज होगा, और उसी के बाद रेजिस्टेंस फाइनलाइज होगा। तो आज के बाद हमेशा नजर रखेंगे, सारा खेल किसी कंट्रोल में है? टर्मिनल पॉइंट्स के कंट्रोल में है। ठीक है, कल जो सवाल हमने किए थे वो तो आपको समझ में आ ही गए हैं। ध्यान दीजिए, कई बार हमारे पास क्वेश्चन जो होते हैं वो लैंग्वेज वाले होते हैं। लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है? कल का लास्ट एग्जांपल एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या एग्जांपल था बेटे लास्ट वाला? मुझे भी ध्यान नहीं है लास्ट वाला एग्जांपल क्या था। उसमें दो प्लेट थी, स्क्वायर प्लेट, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर था ना? जया अच्छे से सुनो, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर। हमने छोटे स्क्वायर के टर्मिनल पॉइंट दिख रहे थे, दोनों टर्मिनल पॉइंट का सेपरेशन कितना था? ए। तो क्या फॉर्मूला लिखा था? रो ए अपॉन एरिया। एरिया कितना हो रहा था? ए इंटू टी। काट के वो रो बाई टी हो गया था। उसके बाद हमने बड़ा प्लेट लिया, बड़े प्लेट का सेपरेशन कितना था? 2a। 2a, तो वहां फॉर्मूला क्या बना? रो इंटू 2a। और एरिया कितना था? 2a इंटू टी। तो 2a काट दिया तो उसका भी आंसर कितना आया था? रो बाई टी। तो ये चांस वाली बात है कि दोनों का रेजिस्टेंस क्या आ गया था? सेम आ गया था। और सेम आ गया तो मैंने लिख दिया कि R1 बराबर R2। क्लियर है जया शुक्ला? क्लियर है? चल ध्यान दें, मुझे सवाल में पता कैसे लगेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट? कई बार लैंग्वेज वाले सवाल में कैसे पता लगेगा? तो ध्यान दीजिए, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं। क्या क्या? वो था जिसमें प्रूफ हुआ था। हाँ हाँ बेटे, हो गया दीदी, हो गया, ठीक है। चलो सुनो, प्लीज सुने। कभी भी आपके सवाल में इस तरह की लैंग्वेज है, मुझे बताइए एक वायर मेरे पास, वायर, अगर मैं वायर को स्ट्रेच करूंगा, या उसको बेंड करूंगा, या उसको कंप्रेस करूंगा, या उसको फोल्ड करूंगा, तो बोलिए वॉल्यूम चेंज होगा कि वही रहेगा? वही रहेगा। आप जानते हैं ना, एक वायर को मैं स्ट्रेच करूंगा तो वायर लंबा हो जाएगा, लेकिन बदले में वायर पतला भी तो हो जाएगा। तो जब तक पूरा मटेरियल हमारे साथ है, तब तक वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? आज के बाद अगर आपके क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज आ जाए, किस तरह की? मेल्टिंग, बेंडिंग, वायर को मेल्ट किया, वायर को बेंड किया, वायर को फोल्ड किया, फोल्डिंग, आप समझ रहे हैं? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है, कंप्रेसिंग। जब भी इस तरह की लैंग्वेज आ जाएगी तो आप समझ जाना कि मामला क्या है? मामला वॉल्यूम कांस्टेंट का है। समझ जाएंगे आप लोग? जब भी इस तरह का मैसेज आ जाए, एक वायर को बेंड किया है, एक वायर को स्ट्रेच किया है, एक मेटालिक ब्लॉक को हमने कंप्रेस कर दिया, मेल्ट कर दिया, बेंड कर दिया, फोल्ड कर दिया, जब भी इस तरह की बात आ जाए तो आप देखिए, जब तक पूरा मटेरियल मेरे पास, तब तक वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और रहेगा तो इस बात पे क्वेश्चन करते हैं। आइए चले, सब लोग क्वेश्चन करने के मूड में आ जाए। ये देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। बच्चों एक वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। मुझे पूछ रहे हैं फाइंड इट्स रेजिस्टेंस इफ, इसका रेजिस्टेंस पता करना इफ। आइए दो तीन सवाल लेंगे। बच्चों एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, मुझे बोल रहे हैं इसका नया रेजिस्टेंस पता कीजिए इफ करके। पहला क्वेश्चन, इट्स लेंथ बिकम्स n टाइम्स बाय स्ट्रेचिंग। आइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मेरे पास एक वायर था और हमने उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को क्या कर दिया? n टाइम्स कर दिया। तो हम पूछ रहे हैं इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए, नया लेंथ, नया लेंथ कितना हो गया है? n टाइम्स ऑफ l। मान लीजिए, अच्छा ध्यान दीजिए, पुराने सारे फिगर को मैं बिना डैश के लिखूंगा और नए पैरामीटर्स को मैं विद डैश लिखूंगा। मान लीजिए पहले वायर की लेंथ l थी,
वायर की लेंथ मान लीजिए L थी, तो उसको हमने n टाइम्स किया तो नया लेंथ कितना हो गया, n टाइम्स हो गया। और ये कैसे किया आपने, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा वायर या बाय स्ट्रेचिंग, बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा वायर या बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग। और बाय स्ट्रेचिंग किया है तो आपको इशारा आ चुका है कि इस सवाल में वॉल्यूम कांस्टेंट होना पड़ेगा, यस। और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो मैं आर का एल के साथ कौन सा रिलेशन ले, एल या एल स्क्वायर, शाबाश, एल लें कि एल स्क्वायर, एल स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट का इशारा आ चुका है। और ये रिलेशन मुझे क्या समझा रहा है कि जो लेंथ में हुआ है वो हमारे रेशियो में नहीं होगा, बल्कि लेंथ में जो हुआ है उसका स्क्वायर टाइम हमारे साथ होगा। लेंथ में कितना हुआ, एन टाइम्स, तो रेशियो में क्या होगा, एन टाइम्स या एन स्क्वायर टाइम्स, एन स्क्वायर टाइम्स। हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आर डैश इज सिंपली एन स्क्वायर आर। क्लियर है सबको, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस सवाल में मैंने कौन सा अप्रोच लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला अप्रोच लिया। और वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसा लिख के मुझे नहीं दिया गया था, लिख के नहीं दिया था, लेकिन मैं समझ गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट। और ये इशारा कहां से आया, ये इशारा कहां से आया मुझे, बाय स्ट्रेचिंग। बाय स्ट्रेचिंग बोलते मेरी बत्ती जल गई कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट एल स्क्वायर पकड़ा, आंसर हो गया एन स्क्वायर आर, ये हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन आप कर सकते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़े, इसी का सेकंड पार्ट, बाय स्ट्रेचिंग रेडियस इज हाफ्ड। वायर को खींची, उसकी रेडियस क्या कर दी, हाफ, खींच के रेडियस हाफ कर दिया, यानी रेडियस कितनी हो गई, आर बाई टू, आर डैश इज आर बाई टू। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग सुनते क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। बोलिए किससे बात करें, वॉल्यूम कांस्टेंट का इशारा आ चुका है। रेडियस के साथ कौन सा रिलेशन यूज करें, 1/r² या r4, r² या r4 यूज करना पड़ेगा। तो रेडियस आधा हुआ है तो बोलिए नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, मैं गलत लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलिए, क्या 16 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड ईशा, अंजलि, वेरी गुड आयुषी। आयुषी आपका आंसर गलत है बेटे, 4 आर नहीं है, आदेश 16 आर आ जाएगा। प्रशांत वेरी गुड, कर सकते हैं ना। तो ये वो सवाल है जिसमें मुझे डायरेक्ट नहीं बोला था कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, बाय स्ट्रेचिंग, बाय कंप्रेसिंग, मोल्डिंग, बेंडिंग, जब भी इस तरह की भाषा आएगी तो मैं समझ जाऊंगा वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस तरह से मैं काम करूंगा। चलिए अब मुझे वर्बली आप आंसर दीजिए, ये रिलेशन में नोटिस करिए, ये रिलेशन, कम ऑन, वर्बली बात करेंगे, सब लोग आंसर देंगे मुझे, कम ऑन, यस बोलिए। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, लेंथ डबल किया, रेजिस्टेंस, लेंथ डबल, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, शाबाश। रेजिस्टेंस ट्रिपल किया, सॉरी लेंथ ट्रिपल किया, लेंथ ट्रिपल किया, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स, शाबाश। बाय स्ट्रेचिंग वायर, लेंथ 10 टाइम्स किया, रेजिस्टेंस, कम ऑन 100 टाइम्स। बाय स्ट्रेचिंग लेंथ n टाइम्स किया, रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। क्लियर सबको, इस तरह से आपको काम करना है, बिल्कुल इतनी आसानी से काम कर पाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, लेंथ 50% increased, then percentage change in resistance, question mark। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 50%, लेंथ को 50% बढ़ा दिया, पूछ रहे हैं कि इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, काम शुरू करें हम लोग। बोलिए नया लेंथ कितना है, पुराना लेंथ कितना था एल, और 50% बढ़ा दिया तो 0.5 एल बढ़ा दिया, तो बोलिए एक तरह से नया लेंथ कितना हो गया, क्या 1.5 एल हो गया, यस वेरी गुड। जानवी गलत आंसर है, प्लीज सुने, एल डैश, आपका पुराना लेंथ एल था, अब आपने 50% और बढ़ा दिया, तो L प्लस 0.5 एल, आपका नया लेंथ कितना हो गया है, 1.5 एल हो गया। और ये लेंथ कैसे बढ़ाया आपने, बाय एडिंग सम वायर और बाय स्ट्रेचिंग, कम ऑन, बाय एडिंग वायर या बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग सुनते ही मेरी बत्ती जल जानी चाहिए, मामला वॉल्यूम कांस्टेंट का है। और वॉल्यूम कांस्टेंट का तो बोलिए किससे बात करें, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से बात करेंगे। आइए क्या मैं सीधे सीधे आपका नया रेजिस्टेंस लिख दूं, आपका लेंथ हुआ है 1.5 टाइम्स, तो आपका रेजिस्टेंस होगा 1.5 का स्क्वायर टाइम्स, 1.5 का स्क्वायर टाइम्स, 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, यू आर गेटिंग 2.25 आर। बच्चों अगर मैं आपसे नया रेजिस्टेंस पूछता तो आपका आंसर कितना होता, 2.25 आर। लेकिन मैं एक कदम आगे गया, मैंने क्या पूछा, परसेंटेज चेंज, मैंने क्या पूछा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, सोल्व करके देख लीजिए, एंड यू आर गेटिंग 125%।
शाबाश, 125% आंसर आ जाएगा। सृष्टि 125 आर गलत है। तो इसमें दो सवाल बन सकते थे। दो सवाल क्या क्या? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, तो वहां पे आंसर कितना होगा? 2.25 आर। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, आंसर इज 125%। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, बाय स्ट्रेचिंग लेंथ 10% इंक्रीज, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। चलिए आंसर लाइए। शाबाश अंजलि, वेरी गुड। आंसर लाइए। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%। इस बार स्ट्रेच करके लेंथ को 10% बढ़ा दिया। हम पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज होगा। चलो जल्दी से आंसर ले आओ। शाबाश, वेरी गुड। चिन्मय आपका आंसर गलत है। वेरी गुड, 21% आंसर आएगा। अंजू गलत आंसर है आपका। 21% कैसे आएगा? बिल्कुल वही पहले वाला सवाल है ना, बस डेटा चेंज कर दी मैंने। ये देखिए एल डैश, इस बार आपका लेंथ कितना है? एल प्लस 10% बढ़ा है, यानी 0.1 एल बढ़ा है। तो यूं मानिए एक तरह से आपका नया लेंथ कितना हो गया? 1.1 एल हो गया। और मैं जान ही चुका हूं कि मेरे यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मैं अप्रोच में किसको ले रहा हूँ? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो फिर नया रेजिस्टेंस यहां से कितना हो जाएगा? 1.1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, दैट इज 1.21 आर। यू नो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं पूछता व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपका आंसर होता 1.21 आर। मैंने आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ये कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। चेक कर लें, यू आर गेटिंग 21%। ठीक है। तो ये भी दो तीन सवाल जो भी हमने रिसेंटली किए हैं, इन सब सवालों में आप देख रहे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट वाला अप्रोच आप यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हम डायरेक्ट लिख के नहीं दे रहे हैं, हम आपको इनडायरेक्टली दे रहे हैं बाय स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग, मेल्टिंग, बॉन्डिंग। तो जब भी इस तरह की लैंग्वेज आएगी तो आप समझ जाएंगे कि मामला किसका है, वॉल्यूम कांस्टेंट का है। ठीक बात है, ओके। ध्यान दें, अभी जो हमने सवाल किसमें आपने देखा मैंने लेंथ में कितना चेंज किया? 50%, 10%, कभी बोलूंगा 80%, 20%। बच्चों ये 20, 30, 40, 50% जो उनको बड़ा चेंज मानते हैं, कभी कभी हमारे पास स्मॉल चेंज के सवाल होंगे। स्मॉल चेंज का मतलब क्या हो गया? 2%, 3%, 0.5%, इस तरह के सवाल होते हैं। तो जब भी हमारे पास स्मॉल चेंज का सवाल होगा, अप टू 5% को हम स्मॉल चेंज मानते हैं। शब्द सुने, अप टू 5% को हम स्मॉल चेंज मानते हैं। तो अगर मेरे पास स्मॉल चेंज का सवाल होगा, तो वहां पर ये वाली अप्रोच नहीं लगाना जो भी किया। ये अप्रोच किसके लिए लगाना है? बड़े चेंज के लिए। और अप टू 5% के लिए अप्रोच नहीं लगाना है। तो अप टू 5% के लिए क्या करेंगे? सुने, एक टेक्निक यहाँ पे लिख के दे रहा हूं 8, फिर उस पर चर्चा करेंगे खूब सारी। चलिए सुनिए। हाँ रहमानी, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, वो आज सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर स्मॉल परसेंटेज चेंज, जिनको आता है वो भी सुने। मुझे पता है आप कहाँ गड़बड़ करने वाले हैं। चलिए, हाँ जी, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करेंगे। जो टेक्निक लिख रहे हैं वो किसके लिए? बिग चेंजेस या स्मॉल चेंज? स्मॉल चेंज। आइए पहले मैं लिख के दे देता हूं, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, इफ डेल्टा एल इज x%, देन डेल्टा आर इज 2x%, डेल्टा ए इज x%, डेल्टा आर इज माइनस का 2x%। इफ डेल्टा रेडियस इज x% माइनस का 4x%। आइए अब जरा समझते हैं इस चीजों को। आइए, हाँ सुने, शाबाश सुने। अब देखिए इसका फिजिकल मीनिंग समझिए ताकि हम इसको यूज कर पाए। चलो आ जाओ सब लोग, हेल्प करो मेरी। फिजिकल मीनिंग सुनिए ताकि उल्टे सीधे आंसर नहीं। अभी सवाल करने वाला हूं आपसे। पहली बात तो ये जो रिजल्ट मैंने लिख के दिए हैं, जो भी रिजल्ट मैंने लिख के दिए ये वाले, ये सब किसके लिए वैलिड है? कांस्टेंट वॉल्यूम। मेरे क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब ये रिजल्ट वैलिड है, वरना ये रिजल्ट नहीं लगाना। कांस्टेंट वॉल्यूम और बिग चेंज नहीं, स्मॉल चेंज। अब कोई मुझे पूछेगा साहब अप टू स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज क्या? तो अप टू 5% आप इसको बिंदास यूज कर सकते हैं। अप टू 5% आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये रिलेशन मुझे क्या समझा रहे हैं, धीरे धीरे सुने। कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए इफ लेंथ में x% का स्मॉल चेंज करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए लेंथ में x% का स्मॉल चेंज करते हैं,
तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज होगा। और आप देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव, इसका मतलब सेम टाइप का चेंज। सेम टाइप का मतलब लेंथ बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम किया था तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। आइए, एरिया में x% का स्मॉल चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस में 2x% का उल्टा चेंज होगा। उल्टा क्यों बोला मैंने, यहाँ प्लस जब किया क्या है माइनस, तो माइनस का मतलब क्या हो गया, उल्टा चेंज। उल्टा चेंज का मतलब एरिया बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम किया था तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेडियस में x% का चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में 4x% का सेम चेंज की अपोजिट चेंज, सेम चेंज के अपोजिट चेंज, अपोजिट, ये माइनस आया हुआ है ना, माइनस का मतलब क्या, अपोजिट चेंज। अपोजिट का मतलब अगर आपने रेडियस को बढ़ाया था तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर आपने रेडियस को कम किया था तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है जरा सुने और समझें, आंसर देने की कोशिश करें। चलो मेरी हेल्प करो जरा। यस, चलो वर्बली बातें करें। चलो आंसर दो मुझे। हाँ जी, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, आंसर आने चाहिए। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया? यस। लेंथ इंक्रीज बाय 2%, रेजिस्टेंस, कम ऑन, रेजिस्टेंस 4%, कम या बढ़ेगा? कम या बढ़ेगा? बोलो, बढ़ेगा, शाबाश, इंक्रीज, शाबाश, ओके। बाय कंप्रेसिंग अ ब्लॉक, बाय कंप्रेसिंग अ ब्लॉक its cross section is increased by 2%, cross section increased by 2%, resistance 4%, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, शाबाश, वेरी गुड, डिक्रीज होगा। by stretching a wire its radius is decreased by 2%, radius decreased by 2%, resistance 8%, कम या बढ़ेगा? 8%, कम या बढ़ेगा? बढ़ेगा, शाबाश, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलो फटाफट से एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, आइए चलो जरा शॉर्ट शॉर्ट में लिख देते हैं। ये देखिए नोट्स के हिसाब से दो क्वेश्चन। बाय स्ट्रेचिंग, बोलिए, लेंथ 2% बढ़ा दिया, बोलो बच्चों रेजिस्टेंस कहां से, बोलिए रेजिस्टेंस, बोलिए क्या लिखूं, जल्दी बोलिए। हाँ, 4% क्या कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो। बाय कंप्रेसिंग अ ब्लॉक, बाय कंप्रेसिंग अ ब्लॉक क्रॉस सेक्शन 3% बढ़ा दिया, बोलिए रेजिस्टेंस 6%, क्या बढ़ेगा या डाउन? डाउन हो जाएगा, कर लेंगे। तो इस तरह से आपको ये स्मॉल चेंज के लिए काम लेना, अप टू 5% आप काम में ले सकते हैं। क्लियर? अब बात को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से सुने। ध्यान दें, ये जो रिलेशन मैंने आपको बोला है इसके बारे में मुझे और बातें आपसे करनी है, ध्यान दीजिए। ये रिलेशन अप टू 5% तक लगाएंगे। कोई मुझसे पूछेगा जैसा बड़े चेंज के लिए लगाने में क्या होगा, मना कोई नहीं करेगा, बस आंसर गलत आ जाएगा। बड़े चेंज के लिए लगा दोगे तो मना कोई नहीं करेगा एग्जाम में, बस आंसर गलत आ जाएगा। मैं इसको वेरीफाई करा सकता हूँ, कैसे, आओ जरा। अभी आप देखो, लेंथ में x% का चेंज हो रहा है ना, लेंथ में x% का चेंज हो रहा है तो उसके बदले में यहाँ पे कितना हो रहा है, 2x%। तो जरा देखो, अभी पिछला सवाल आपने किया था, ये देखो आप, ये सवाल आपको याद है इसमें क्या हुआ था? इसमें लेंथ में 50% चेंज किया था, 50% बढ़ाया था। अगर मैं उस अप्रोच से करता तो इसका आंसर कितना आना चाहिए था? क्या 100% आंसर आना चाहिए था? अगर मैं उस अप्रोच से करता तो 100% आंसर आता, जबकि असल में आंसर कितना आया था? 125% आया था। तो बोलिए ये बड़े चेंज में सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा? वो टेक्निक नहीं दे रहा है। असली आंसर 125% था, क्योंकि उससे आंसर कितना आता, 100% आता। तो बोलिए बड़े चेंज में, बड़े चेंज में वो रिलेशन काम में लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है। और देखो ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन में आपने कितना चेंज किया था, 10%, लेंथ को 10% बढ़ाया था। अगर मैं उस अप्रोच से करता तो आंसर कितना आता, 20% आता। आंसर कितना आता, 20% आता, जो कि सही है कि गलत है? गलत है। असली आंसर कितना है, 21% है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना 10% वाला, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम में 20% भी ऑप्शन था, नालायकों को ट्रैप करने के लिए एग्जाम में 20% ऑप्शन भी था और 21% ऑप्शन भी था। बेस्ट आंसर इज 21%। क्लियर है? और क्यों है, इसी से क्यों करना है, क्योंकि ये बड़े चेंज है। अप टू 5% छोटे चेंज है, बाकी सब बड़े चेंज है। तो बड़े चेंज के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा। अप टू 5% में बिंदास आपको टेक्निक लगाइए, कोई मना नहीं करेगा। अप टू 5% में आप बिंदास ये टेक्निक लगाइए, कोई मना नहीं करेगा। क्लियर? और सुने, ध्यान दें, अभी आपने देखा मैंने आपसे बोला कि ये फॉर्मूला आपको याद करने, मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला आपको याद करने है। लेकिन आप नोटिस करें, मैं तो कहूंगा अब आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। यस, ये फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए।
आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे 8 वॉल्यूम कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आर प्रोपोर्शनल टू क्या चल रहा था, एल स्क्वायर। एरिया के साथ क्या चल रहा था, 1/a²। और रेडियस के साथ क्या चल रहा था, 1/r4 चल रहा है। तो क्या मैं कहूं ये a की पावर -2 चल रहा है और ये r की पावर -4 चल रहा है, चल रहा है ना। तो मेरी सलाह है, आई थिंक ये फॉर्मूला तो अब तक आपको याद हो ही गए होंगे सबको, तो मेरे ख्याल से आपको वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूला मत याद करें, मत याद करें, दिमाग में ये रखें, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है एक्स के आगे वो चिपकाई तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको याद है लेंथ के ऊपर कितनी पावर, जरा देखना, लेंथ के ऊपर 2 पावर है, तो आपको याद है इसमें x% की बजाय हम कहाँ पहुंच गए थे, याद है 2x%। यस, एरिया के ऊपर कितनी पावर है, 2 या -2। हाँ शाबाश, 2 या -2, वेरी गुड, वेरी गुड मंदाकिनी, कितना 2, वेरी गुड, बिल्कुल सही है एरर वाला। तो इसमें x% का हम सीधा कहां पहुंचे थे, -2x%। रेडियस पे कितनी पावर है, 4 या -4, 4 या -4, तो बताइए हम कहां पहुंचे थे, -4x% पे। तो मेरी सलाह ये है बच्चों कि ये जो फॉर्मूला है तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, तो जो मैंने शॉर्टकट बताया स्मॉल चेंज वाला उसको लर्न मत करें, बेकार में अपनी जो लिमिटेड मेमोरी हमारे पास होती है उसको वेस्ट नहीं करना है। आप इस एरर वाले कॉन्सेप्ट से आप तुरंत बना सकते हैं, ठीक बात है। क्या फंडा है कि आपके वेरिएबल पे जो पावर है, आपके वेरिएबल पे जो पावर है उसको x% के आगे चिपकाइए और इमीडिएटली शॉर्ट स्मॉल चेंज के लिए आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे। क्या सबको मेरा मैसेज मिल गया, सबको मेरी बात क्लियर हो गई है क्या, श्योर। चलो, और ध्यान दें ये जो टेक्निक है ना स्मॉल चेंज वाली, इसको आप पूरे फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर और दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, दिस इज अ जनरलाइज टेक्निक, मैथमेटिकल ट्रिक है बेसिकली ये, और आप इसको किसी भी फॉर्मूला में कभी भी कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे मैं बोलता हूँ, आइए जैसे मैं आपको बताऊं, अपने नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दें, जो स्मॉल चेंज की बातें चल रही है ना उसको और कंटिन्यू करते हैं नीट में। यू नो बच्चों, पावर को हम क्या लिखते हैं, v²/r। मैंने अभी पढ़ा नहीं लेकिन आप जानते हैं पावर को क्या लिखते हैं, v²/r। अपने नीट में क्वेश्चन था कि इफ वोल्टेज 2.5% बढ़ाते हैं तो बोले कि पावर, पावर में परसेंटेज चेंज, कम ऑन जल्दी बोलिए, मैं गलत लिख दूंगा, शाबाश, पावर, शाबाश, 5%, वेरी गुड, पावर 5% कम होगा कि बढ़ेगा, पावर 5% बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा बोला आपने। देखा, ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना। बस फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, स्मॉल चेंज के मामले में आप सीधा 2.5% क्या हो गया, स्मॉल चेंज है, तो फट से मैंने 5% बोल दिया। और कौन सी पावर है, +2 पावर है ना, +2, तो वोल्टेज बढ़ाया तो पावर भी बढ़ेगी और वोल्टेज कम किया तो पावर भी कम हो जाएगी, सही बात है, वेरी गुड। और देखिए पूरी टेक्निक आप कहीं भी लगाइए, इधर देखो आप, आपको याद है अपन कूलम फॉर्मूला पढ़ते थे ना, याद है क्या फॉर्मूला था, K(Q1Q2/r²), याद है ना बच्चों को। तो बोलो यहाँ क्या चल रहा है, क्या आर की पावर -2 चल रहा है, चल रहा है। अब आ जाओ, अगर यहाँ आर की पावर -2 चल रहा है तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, अगर मैं आपसे कहता हूं कि चार्जेस के बीच में, ये देखो, अगर चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2% बढ़ा दिया तो बोलिए फोर्स, कम ऑन, 4% क्या बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा, शाबाश। अगर चार्जेस के बीच का सेपरेशन 0.5% कम किया है तो बोलिए फोर्स, सेपरेशन 0.5% कम किया है, फोर्स 1% कम होगा कि इंक्रीज होगा, 1% बढ़ जाएगा, 1% इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। आई होप सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तो, ठीक है। तो जब जब आपको किसी भी फॉर्मूला में स्मॉल चेंज को डील करना होगा, स्मॉल चेंजेस के बारे में बात करनी होगी अप टू 5%, तो आप ये टेक्निक आराम से बिंदास पूरे फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं, ठीक बात है। चल बहुत सुंदर, √2 क्या है बेटे, क्या हुआ, क्या हुआ जानवी, क्या डाउट है बताओ। √2% डिक्रीज क्यों, बेटे आर की पावर -2 है ना जानवी, अभी क्या बोला, इसके ऊपर कितनी पावर है, -2, इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल चेंज x% करोगे तो वहां पे क्या होगा, माइनस का 2x% होगा। हाँ, तो अब देखो ना, सुनो, पहला सवाल है 2% बढ़ाया, 2% बढ़ाया तो इसके हिसाब से क्या होगा, क्या 4% कम हो जाएगा ना। अरे क्या दिक्कत है, सुनो सुनो दोबारा सुनो, क्या दिक्कत है,
ये रिलेशन समझ में आता है क्या आपको? अब क्या हो गया, पहला क्वेश्चन 2%, सेपरेशन 2% बढ़ाया तो फोर्स क्या होगा, 4% कम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, सेपरेशन आधा परसेंट कम किया, सेपरेशन 0.5% कम किया, तो बोलिए फोर्स 1% कम होगा कि बढ़ जाएगा? क्लियर है? जानवी, बात समझ में आई? चलिए चलिए, चलो आगे बढ़ते हैं जवानों। तो हम बात कर रहे थे, कल से हमारा डिस्कशन चालू हो गया था कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करेगा। तो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने, आपने मुझे 4 बातें बोली थी, कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लेंथ पर, एरिया, वॉल्यूम, इन पर डिपेंड करता है। और आई थिंक कल से लेके आज से हम लोग सफिशिएंट क्वेश्चन कर चुके हैं इसको लेकर के। कल आपने मुझे एक फिगर और बताया था, आपने मुझसे कहा था कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंसी है, उसके हिसाब किताब क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, ग्राफ क्या है, कैसे मैनेजमेंट करना है, वो शुरू करने जा रहे हैं। यानी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, ये शुरू करने जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं सब बोलूंगा, डोंट वरी प्रियंका, सब आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, आइए, डिपेंडेंसी ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। यस, इस बार 2 सवाल थे। आओ कुछ बातें हो जाए। यू नो, इन कंडक्टर्स बच्चों, कंडक्टर्स में क्या बिहेवियर पढ़ा था हम लोगों ने? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको याद है टो डाउन होता है, टो डाउन होगा तो बोलिए रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो बोलिए क्या आर भी बढ़ेगा? वेरी गुड। तो आप सब हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, मेटल्स या कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और उसका इंटरनल रीजन क्या है वो आप जानते हैं? उसका इंटरनल रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे, टक्कर ज्यादा होंगी, कोलिजन ज्यादा होंगे तो आराम करने का टाइम, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो कम हो गया तो रो के फॉर्मूला में टो नीचे आ रहा था, तो रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आर भी बढ़ जाएगा। ठीक बात है? ओके, और सुने, ये कंडक्टर का स्टाइल है इन सेमी कंडक्टर। हाँ बच्चों, इन सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर वो आपके जर्मेनियम सिलिकॉन जो आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं वहां उल्टा माहौल चलता है, वहां टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको याद है वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, तो वहां पे चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, और चार्ज कैरियर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सही बात है? तो ध्यान दीजिए, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या सेम बिहेवियर आ रहा है कि अपोजिट बिहेवियर आ रहा है? अपोजिट आ रहा है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, अपोजिट बिहेवियर आ गया। ठीक है, और हाँ सुनो, अपने नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है एक, ये ना, नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टेम्परेचर को वो बोल रहा था, टेम्परेचर वो लेके गया 250 केल्विन से 350 केल्विन। तो मुझे पूछा गया कि बताइए कॉपर का रेजिस्टेंस और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस। ऑप्शन थे, कॉपर और जर्मेनियम दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों का कम होगा, इसका बढ़ेगा उसका बढ़ेगा, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जर्मेनियम का रेजिस्टेंस कम ऑन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि आप बिहेवियर जान चुके हैं, कॉमन सेंस की बात है। कॉपर इज कंडक्टर, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जर्मेनियम इज सेमी कंडक्टर, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ये भी हो जाएगा बच्चे। अब और आते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, उनका अलग अलग बिहेवियर आ रहा है। इस बिहेवियर को समझाने के लिए तो अच्छी बात है, समझा दिया, लेकिन इस बिहेवियर को मैथ्स में इन्वॉल्व करने के लिए, इसको न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व करने के लिए एक कोफिशिएंट बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको आप जानते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। आइए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में मुझे आपसे 3-4 बातें करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलिए क्या है ये, कैसे डिफाइन किया? इसको डिफाइन किया बच्चे, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा टी, ये इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन सुने अंजलि, सेमीकंडक्टर में जो डोमिनेटिंग फॉर्मूला होता है ना, वो चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी होता है। वहां पे चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, तो वहां पर जो चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ये वहां पे डोमिनेटिंग फॉर्मूला है। तो वहां पे टो से नहीं देखते हैं, वहां पे किससे देखते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर से देखते हैं। सुने, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा, अल्फा को क्या डिफाइन किया? सुने जरा, देखना, ये लिखना चाहिए, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस
पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसको हमने अल्फा डिफाइन किया हुआ है। हम चाहें तो क्या इसको आगे बढ़ के ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/r, दिस विल बी dr/dt, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आप देख रहे हैं अगर मैं इसकी यूनिट बनाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, क्या इसकी यूनिट पर यूनिट टेम्परेचर हो जाएगा, पर यूनिट टेम्परेचर। ऑब्वियसली आर और आर का यूनिट तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि अल्फा का यूनिट क्या हो गया, पर यूनिट टेम्परेचर। इट में बी पर डिग्री सेल्सियस और इट में बी पर केल्विन, व्हाटएवर। ये अल्फा का डेफिनेशन। और बातें कर लेते हैं। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं उनके अल्फा की अगर हम बात करते हैं तो उनके अल्फा, किसी का अल्फा पॉजिटिव हो सकता है, किसी का अल्फा नेगेटिव हो सकता है, किसी का जीरो हो सकता है। तो उसका मीनिंग पकड़िए, अल्फा पॉजिटिव। कुछ लोगों का अल्फा पॉजिटिव, उसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो उनका अल्फा कैसा मानते हैं, पॉजिटिव। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जानते हैं क्या हो जाएगा, कंडक्टर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, कंडक्टर। कुछ लोगों का अल्फा नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि उनमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप खूब जानते हैं, क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर हो जाएगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात, यस। अब ध्यान दीजिए, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कुछ बॉन्ड बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा, चार्ज की की अवेलेबिलिटी आएगी, इस वजह से उनका रेजिस्टेंस कम होता है। ये सेमीकंडक्टर का पैटर्न है। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में भी हम जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन ये माना गया है कुछ इंसुलेटर में क्या होता है, टेम्परेचर आप बहुत बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बहुत बढ़ाएंगे तो कुछ बॉन्ड वॉन्ड उसमें भी टूटेंगे, और कुछ 2 4 5 4 के चार्ज के लिए उसमें भी अवेलेबल हो सकते हैं। बहुत सारे तो नहीं होंगे लेकिन कुछ तो चार्ज के लिए उसमें भी अवेलेबल हो सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत भी चार्ज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या कम हो जाएगा, यस। थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इंसुलेटर का भी क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। फिर सुन लीजिए, अल्फा नेगेटिव किस किस का है, सेमी कंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी है। और आइए, अगर किसी का अल्फा जीरो है, दुनिया में अगर किसी का अल्फा जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाइए या कम करिए, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब सुने क्या रहा। दुनिया में जितने भी मटेरियल है उनका अल्फा मैंने डिफाइन कर दिया। अल्फा को आप समझते हैं, अल्फा तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अल्फा पॉजिटिव किसका है, कंडक्टर, बिकॉज रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अल्फा नेगेटिव किसका है, सेमीकंडक्टर का है और साथ में इंसुलेटर का भी है। ध्यान दीजिए, इंसुलेटर का अल्फा जीरो भी होता है, लेकिन इंसुलेटर का अल्फा जीरो के काफी नजदीक होता है। इंसुलेटर का अल्फा नेगेटिव तो होता है लेकिन उसकी वैल्यू जीरो के काफी नजदीक होती है। तो बेटर आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा नेगेटिव किस किस का है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। अगर मैंने कहा कि किसी चीज का, अगर मैंने कहा किसी चीज का अल्फा जीरो है, मैंने कहा जैसे पेन, ये पेन है, मैंने कहा इसका अल्फा जीरो है, इसका मीनिंग क्या चला गया, अगर इसका अल्फा वाकई में जीरो है, इसका मतलब इसका आप टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे कम करिए, इसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को जो करना है करिए, इसका रेजिस्टेंस हिलेगा या वही रहेगा, वही रहेगा, तब भी मैं बोल पाऊंगा इसका अल्फा जीरो है। अदिति, इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है अल्फा जीरो का, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है ना। अल्फा जीरो जनरली नहीं होता है। इंसुलेटर का हम बोल देते हैं, लेकिन इंसुलेटर में भी अगर हम बारीकी से बात करें तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा उस पर नेगेटिव रहेगा, ठीक है। चलिए, मैंगनीन का भी ऑलमोस्ट जीरो जीरो नहीं होता है जैनब। मैंगनीन जो होता है, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंट, उनका अल्फा जीरो नहीं होता है। ध्यान दें, जीरो नहीं होता, हल्का सा पॉजिटिव होता है, अप्रोक्स जीरो होता है, वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हाँ, जैसे सी अभी क्वेश्चन नीट में था, अगर आपको ध्यान हो तो, नीट में क्वेश्चन था, नीट 2020 के अंदर, ठीक है। चलिए, ये भी हो जाएगा। और सुने, मान लीजिए मेरे पास कोई मटेरियल है, उसका अल्फा हाई है। हाई अल्फा का मीनिंग क्या हो गया, किसी मटेरियल का अल्फा कम है, किसी का ज्यादा है, तो हाई अल्फा का मीनिंग क्या हो गया कि उसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का असर ज्यादा पड़ेगा। मोर चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर, मोर चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। रितु, अल्फा जीरो का कोई एग्जांपल नहीं है, सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दें, ये रेजिस्टेंस अल्फा के बारे में सारी जानकारी हो गई। मुझे बताइए, मेरे पास दो मटेरियल है, मान लीजिए एक मटेरियल और एक, मान लीजिए इसको, मेरी फिंगर को दूसरा मटेरियल मान लीजिए। मैं कह रहा हूँ इसका अल्फा कम है और इसका अल्फा ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं दोनों में सेम टेम्परेचर चेंज करूंगा तो इसके अंदर जिसका अल्फा कम है उसके रेजिस्टेंस में कम चेंज आएगा, और जिसका अल्फा ज्यादा है उसके रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज आएगा। तो देखो कितना अच्छा हो गया। हाई अल्फा का मतलब
टेम्परेचर का असर ज्यादा, स्मॉल अल्फा का मतलब टेम्परेचर का असर कम, और अल्फा जीरो का मतलब टेम्परेचर का असर ही नहीं होगा, ये इसका मीनिंग। क्लियर है? चलिए, तो ये था रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े। रितु, बात समझ में आ गई मेरी? चल, ध्यान दें, कंडक्टर में हमें न्यूमेरिकल करने होंगे, हमें टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को कोरिलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए ताकि हम लोग न्यूमेरिकल मैनेज कर सकें। तो न्यूमेरिकल मैनेज करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए, तो फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला वही अल्फा की डेफिनेशन को प्रोसेस करके बन जाता है। कैसे? ये देखिए, अल्फा की डेफिनेशन क्या थी आपकी? 1/r dr/dt ये थी। तो आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है dr/r, दैट इज अल्फा dt, ये हो रहा है। अब आप देखिए, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है? टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? रेजिस्टेंस के T1 की करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस RT1 और T2 की करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस RT2। इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो बाकायदा हम इसको इंटीग्रेशन के पूरा प्रोसेस करते हैं बच्चों, तो आपको मिलता है RT2 दैट इज RT1 इंटू, और ज्यादा बताता हूँ आपको, ना भी फिर पेट में दर्द होगा। सुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln r, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पता है ना सब लोगों को। और यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अल्फा टी, और वही लिमिट शिमिट आप लगाएंगे, T2 और T1, और यहाँ पे वही RT1 और RT2, लिमिट्स। ठीक है, अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं, ध्यान दीजिए, प्रोसेस में भी यहाँ कलाकारी है। प्रोसेस करते हैं, अगर इसको पूरा खोलते हैं तो ये आपका आ रहा है दैट इज अल्फा T2 माइनस T1 दैट यू आर गेटिंग ln RT2 अपॉन RT1, ये आ रहा है आपका। और ये आ रहा है, तो आप देखिए कि यहां से अगर हम इसको फर्दर प्रोसेस करें तो ये जो है इसको हम लिख सकते हैं RT2 अपॉन RT1, इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर अल्फा T2 माइनस T1, लिख सकते हैं ना हम लोग इसको, e एक्सपोनेंशियल की पावर ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 को स्मॉल मान लेता हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको स्मॉल मान लेता हूं, अगर मैं इसको स्मॉल मानता हूं, तो फिर फाइनली मेरे को रिलेशन मिलता है RT2 इज RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये फाइनल मुझे रिलेशन मिलता है। फिर सुन लीजिए आप लोग, अपनी जो अल्फा की डेफिनेशन उसको प्रोसेस किया, उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते करते मैं यहां तक आ गया। यहां तक आने के बाद ई का जो एक्सप्रेशन होता है, e टू दी पावर एक्सपांशन होता है, जिसमें इनफाइनाइट टर्म होते हैं, तो मैं इनफाइनाइट टर्म नहीं लेना चाहता। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि T2 माइनस T1 इज स्मॉल, टेम्परेचर डिफरेंस क्या स्मॉल है, अगर मैं ऐसा मान लेता हूँ तब जाके मुझे क्या इक्वेशन मिलती है? तब जाके मुझे इक्वेशन मिलती है RT2 इज RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, ये मुझे रिलेशन मिलता है। तो ये रिलेशन क्या कर रहा है? ये रिलेशन अलग अलग, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो आज के बाद वो मैथमेटिकल डायरेक्शन में मत जाए, ये रिलेशन याद होना चाहिए। ये रिलेशन क्या कर रहा है? दो टेम्परेचर T1 और T2 के रेजिस्टेंस को आपस में कोरिलेट कर रहा है। कैसे कोरिलेट कर रहा है जरा समझिए। T1 इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, ये क्या हो गया? RT1 इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, RT2 क्या हो गया? फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस। तो फाइनल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है? इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल डेरिवेशन से आ गया है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एक बार। दूसरी बात नोटिस करें बच्चों, ये जो पहला टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, इसको टेक्निकली कई बार रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं रेफरेंस टेम्परेचर T ले लेता हूं, अगर मैं रेफरेंस टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूं, तो फिर T2 को सिर्फ T लिख दें हम लोग, T2 को क्या लिख दें? सिर्फ T लिख दें। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? RT इज R0 1 प्लस अल्फा T, क्या ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन? यस, हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो आप समझिए, मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप देखेंगे हम खूब सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, खूब सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आप मजे करिए। आज के बाद रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के क्वेश्चन मैनेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन याद होना चाहिए, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। आप देखेंगे 99% क्वेश्चन में आपको यही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है? फॉर्मूला याद हो गया सबको? फॉर्मूला याद हो गया सबको? वेरी गुड। क्लियर है बच्चों? डिफरेंस समझ लो आप अच्छे से। देखो, जो ऊपर वाली इक्वेशन है,
ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या कर रही है, दो, मैं सब बोलूंगा यार योगेश यादव, डोंट वरी भाई, मैं सब बोलूंगा, मुझे मौका तो दो यार, आप कुछ भी नॉनसेंस बात करो, कैसे काम चलेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इतना बोलूंगा जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा बोलूंगा यार, सुनो तो सही आप, बैठे बैठे कुछ भी टाइप करेंगे उससे क्या होगा। सुनो, मुझे पूरा बोलने दो यार, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जब मैं खत्म करूंगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप सुनो, सब क्लियर कर दूंगा मैं, सेल से डिग्री जितना तुम सोच सकते हो मैं उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं। सुनो, फोकस करो। क्या रहा, पहली इक्वेशन क्या कर रही है, दो टेम्परेचर T1 और T2 के रेजिस्टेंस को आपस में रिलेट कर रही है, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है वो 0 डिग्री सेल्सियस और T डिग्री सेल्सियस के रेजिस्टेंस को आपस में रिलेट कर रही है। तो ध्यान दीजिए, डेरिवेशन तो पहली इक्वेशन ही आती है कि उसमें मैंने रेफरेंस टेम्परेचर 0 लिया तो ये इक्वेशन आ गई है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में आपको ये वाली इक्वेशन यूज करनी, इससे काम होगा। जो इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं इनके बारे में दो तीन खास बातें जिन पर भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्या खास बातें, पहली बात, जब भी आप इक्वेशन यूज करेंगे मेक श्योर टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस ओनली। सुन लिया योगेश भाई साहब, आप जितना पूछ सकते हो मुझसे ज्यादा बोलूंगा। ध्यान दें बच्चों, जब भी आप इक्वेशन यूज करेंगे मेक श्योर टेम्परेचर मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस ओनली। कई बार हम आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, सवाल में टेम्परेचर केल्विन में दे देंगे, ठीक है, लेकिन आप केल्विन मत खेलना, आप उसको अपने लेवल पर डिग्री सेल्सियस में बनाना, फिर इन इक्वेशन में प्लेस करना। मेक श्योर इन इक्वेशन की प्रोसेसिंग सारी किसमें होगी, टेम्परेचर मस्ट बी इन सेल्सियस ओनली, ठीक बात है। दूसरी बात, मुझे बताइए ये जो इक्वेशंस हैं दीज आर वैलिड फॉर बिग टेम्परेचर डिफरेंस या स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस ये देख सकते हैं आप, जब इनका डेरिवेशन चल रहा था तो रास्ते में क्या मानना पड़ा, रास्ते में हम मान के बैठे हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, स्मॉल है, तो वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। बात समझ में आ गई है, स्मॉल। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ सालों पहले पूछा था इस तरह का, उन्होंने पूछा था दीज इक्वेशन आर वैलिड फॉर ऑल टेम्परेचर या स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस। माय आंसर वाज दीज आर वैलिड फॉर स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ये इक्वेशन बनाने के दौरान ही मैं रास्ते में ये मान के बैठा हूं कि T2 माइनस T1 क्या है, स्मॉल। क्लियर है एक बात। अब ध्यान दीजिए, अगर अल्फा केल्विन में दी हो तो, आकाश अभी मैंने बोला है, समझते हैं अभी सवालों में आएगा, अगर अल्फा जो है, अल्फा तो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना भैया, अल्फा क्या है, पर चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हो चाहे डिग्री केल्विन में हो, क्या फर्क पड़ता है, टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन में अलग होता है, लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में होता है वही तो केल्विन में होता है। आकाश मेरी बात समझ में आई, आकाश भाई बात समझ में आई मेरी, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, ये जो रेफरेंस टेम्परेचर है जिसको हम T1 बोल रहे हैं, रेफरेंस टेम्परेचर इज टेकन 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, जो फॉरेन राइटर की जो अच्छी बुक्स हैं, जो फॉरेन राइटर की जो अच्छी बुक्स उसमें लिखा हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि जो रेफरेंस टेम्परेचर सिर्फ क्या लेना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस ही लेना चाहिए। अगर कोई दूसरा टेम्परेचर तो उसको आप रेफरेंस नहीं लेंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं, आई थिंक मैं 0 डिग्री से रेफरेंस लेकर के इक्वेशन बना चुका हूँ। मैंने रेफरेंस नंबर क्या ले लिया, 0 डिग्री, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेफरेंस नंबर केवल 0 डिग्री अलाउड है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ये जो सेकंड इक्वेशन है यही आपकी यूज होने वाली है। ये था इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन खत्म, अब करेंगे कार्यक्रम शुरू। रेडी, रेडी, अब शुरू करें नालायकों। आ जाओ, चलिए अपने एग्जाम के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, नीट के क्वेश्चन। कंडक्टर 50 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस वाज 6 ओम। तो मुझे पूछा गया एक तो उसका अल्फा पता करिए और आर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस पता करिए, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, इन अ कंडक्टर एट 50 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस वाज 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस वाज 6 ओम, फाइंड इट्स टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट अल्फा एंड फाइंड रेजिस्टेंस एट
0 डिग्री सेल्सियस, ये पूछा गया। ठीक है, अब आ जाइए, ध्यान दीजिए कि इसके लिए में आप देख रहे हैं, यस अंजू जो आपका डाउट था, ध्यान दीजिए। हाँ रहमानी, ध्यान दें। आप देख रहे हैं इस सवाल में दो टेम्परेचर है, कौन कौन से, 50 और 100। 50 और 100, 50 को हम रेफरेंस टेम्परेचर नहीं ले सकते, रेफरेंस टेम्परेचर केवल क्या ले सकते हैं, 0 या 20। तो आई थिंक मुझे इसमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, RT इज, और इसमें क्या अधिकतर सवालों में यू मानिए 99 में ये यूज होगी। ठीक है, ये इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। अभी इक्वेशन में दो बार लिख रहा हूं, एक बार 0 एंड 50 के लिए और एक बार 0 एंड 100 के लिए। आइए 0 एंड 50 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 5, R0 नहीं पता, 1 प्लस एल्फा नहीं पता, और ये टेम्परेचर कितना है 50। 0 100 के लिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस एल्फा, और ये क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा, लेट इट इक्वेशन 1, लेट इट इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दो इक्वेशन और दो अननोन, आर नोट एंड एल्फा। क्या दोनों को मैनेज करके हम आंसर ला सकते हैं, यस। चलिए आंसर लाइए, एल्फा लाइए पहले, एल्फा कितना आ रहा है अदिति, एल्फा का आंसर बताएं, क्या करें बच्चों बोलिए, 1/2 कर लें, 1/2 डिवाइड करेंगे तो 5/6, वेरी गुड, 1/2 आ रहा है अल्फा, शाबाश, 1/2। मोहम्मद गलत आंसर है, चेक करो, अल्फा आएगा 1/200, आर नोट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 200 अल्फा इज 6 माइनस 5 यानी कि 1, तो अल्फा आपका आ रहा है 1/200, अल्फा बाय 1/200, तो ये क्या हो गया, पर डिग्री सेल्सियस। और हाँ, इसको पर केल्विन भी बोल सकते हैं। समझिए क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। हटा देता हूँ ना, कुछ लोगों के पेट में दर्द चालू हो जाएगा। अल्फा आ गया, अब अल्फा आने के बाद क्या करें, वेरी गुड, अल्फा आने के बाद क्या करें, अल्फा को किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए। चलिए इक्वेशन 1 में चलते हैं, 5 आर नॉट 1 प्लस 50 अल्फा, ये थी ना आपकी इक्वेशन, तो इसमें रख दीजिए, अल्फा कितना है 1/200, सोल्व कर लीजिए, आर नॉट कितना आ रहा है 4 ओम, आ रहा है 4 ओम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका कोई रेंज नहीं है अदिति, इसका कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली, ये इक्वेशन बनाने टाइम ये मानना पड़ा, तो ये 100-200 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस जो है 100-200 डिग्री रहेगा, 100-200 चेंज रहेगा, तो उसके लिए तो इक्वेशन प्रॉपर आंसर देंगी। लेकिन बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी हमें, हमारे पास चॉइस नहीं है, बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए भी हमें इक्वेशन ये यूज करनी पड़ेगी, इसलिए बस हमें मन में पता होता है कि बड़े टेम्परेचर डिफरेंस में थोड़ी सी एरर आ जाएगी, ऑप्शन नहीं है, हमें इक्वेशन तो ये यूज करनी है, लेकिन मन में हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमें प्योर आंसर दे रही है, और बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हमें क्या कर रही है, थोड़ी सी एरर वाला आंसर देंगे। ठीक बात है, चलिए ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीट में, यस, 8 300 केल्विन, रेजिस्टेंस वाज 1 ओम, टेम्परेचर केल्विन पता करिए जब रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, गिवन अल्फा वाज 0.00125 पर डिग्री सेल्सियस। ये सवाल क्या क्वेश्चन हो गया, 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, तो वो टेम्परेचर पता करिए केल्विन में जब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डबल डबल यानी कि 2 ओम हो जाएगा, और क्वेश्चन में मटेरियल का अल्फा भी दिया हुआ है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इसने हमें फंसाने की कोशिश करी है, क्या बोला 300 केल्विन, 300 को 300 पकड़े या 27 पकड़े, बोलिए 300 लें या 27। मैंने अभी बोला था सारा प्रोसेस आप करते रहिए केल्विन में, मैंने सारा काम किसमें करना है, मैं सारा काम सेल्सियस में करूंगा, क्वेश्चन केल्विन करता रहेगा, वो केल्विन केल्विन बोलेगा, आप सेल्सियस पे अड़े रहना, सुन लिया आपने, वो केल्विन केल्विन चिल्लाएगा और आप सेल्सियस पे अड़े रहना। तो चलिए काम शुरू करें, यस, आइए इक्वेशन ले रहा हूं मैं, R0 इंटू 1 प्लस एल्फा टी, ये इक्वेशन। चलो सबसे पहले RT कितना है 1, आर नॉट 1 प्लस एल्फा, और ये क्या हो गया 27, इक्वेशन 1, 2 ओम, आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, टी मतलब जो मेरे को निकालना है, टी क्या हो गया, वो टेम्परेचर जो हमें निकालना है। अब हमें इन सबको मैनेज करके क्या लाना है बच्चे, टी लाना है। चलो डिवाइड शुरू करें इनको, प्रोसेसिंग शुरू करें, प्रोसेसिंग शुरू करें। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया 1/2,
ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है अल्फा t माइनस 54, वी आर गेटिंग 1, तो t माइनस 54 वी आर गेटिंग 1 बाय अल्फा। 1 बाय अल्फा की वैल्यू डाल दो 0.00125, ये सोल्व करके आ रहा है फर्स्ट क्लास 800, फर्स्ट क्लास 800। तो अगर फर्स्ट क्लास 800 आ रहा है, जरा सोचिए टेम्परेचर कितना आ गया, 854 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, मैं टेम्परेचर डिग्री में सेल्सियस में लगाया था, तो मेरा आंसर भी किस में आएगा, सेल्सियस में। हमें सारा काम किस में करना है, सेल्सियस में। और क्वेश्चन की चालाकी क्या है, उसने आंसर किस में मांगा है, केल्विन में। तो केल्विन में फिर अपने लेवल पे हम लोग चेंज करेंगे। आ जाओ केल्विन में चेंज कर लें इसको, 7 to 11, आई थिंक 1127 केल्विन। शाबाश, आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन मैंने आपको दिया, उस रिलेशन को यूज करके डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हमारी चल रही है, अभी खत्म नहीं है, और बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, डोंट वरी। मैं इतना सारा बोलूंगा कि आप सब आ जाएगा आपको, ठीक है। आया बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए, बेसिक क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ गए, ठीक है, वेरी गुड, बढ़े आगे। अब थोड़ा सा डोज बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। 2 वायर्स है बच्चों मेरे पास, 2 वायर्स, 8 0 डिग्री सेल्सियस, वायर 1 R1 एंड अल्फा 1, वायर 2 R2 एंड अल्फा 2। अब आराम से सुने, मैं अगला सवाल ले रहा हूं, इस एक सवाल में आपको एक नहीं बल्कि 4-5 सवाल कराऊंगा, और इस सवाल को करने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है। यस, आराम से समझिए। 2 वायर से मेरे पास 2 वायर, डिटेल क्या है, 0 डिग्री, वायर 1 का रेजिस्टेंस R1 है, कोफिशिएंट अल्फा 1 है, वायर 2 का रेजिस्टेंस R2 है, और कोफिशिएंट उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, अल्फा 2, ये हमें दिया हुआ, और ये हमें दे करके, ये देखिए पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं अल्फा सीरीज बताइए। अल्फा सीरीज, अल्फा सीरीज का मतलब क्या हो गया, आपको इंडिविजुअल वायर का अल्फा पता है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, वो बोला नहीं हमें सीरीज ग्रुप का अल्फा चाहिए, तो आओ शुरू करते हैं। यस, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस बताने के बाद कुछ इस तरह के आइडिया बताऊंगा कि आप एग्जाम में बहुत जल्दी आंसर दिला पाएंगे, ठीक है। पहले तो प्रोसेस सुने, अल्फा सीरीज मुझे लाना है। यस, डू यू नो आर सीरीज दैट विल बी सिंपली R1 प्लस R2, कॉमन सेंस की बात, आर सीरीज विल बी सिंपली R1 प्लस R2। मुझे बताइए, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो R1 भी चेंज होगा और R भी चेंज होगा, तो टेम्परेचर के साथ R1 और R2 चेंज होगा, तो ऑब्वियसली आर सीरीज भी तो चेंज होगा। तो बोलिए, क्या तीनों टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं, यस, ये तीनों टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं, तो फिर मैं इन तीनों को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। यस, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, DRS बाय dt, dr1 बाय dt एंड dr2 बाय dt। ये t क्या है, टाइम है कि टेम्परेचर है? टी क्या है, ये टाइम है कि टेम्परेचर है, हाँ टेम्परेचर है, टाइम मत समझ बैठना। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब सुनिए, क्या आपको पता है हम लोग अल्फा के बारे में पढ़ते थे, दैट वाज 1 बाय r dr बाय dt, पढ़ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले। तो बोलो यहाँ से dr बाय dt क्या हो रहा है, तो यहाँ से वो r इंटू अल्फा हो रहा है, क्या हो रहा है, dr बाय dt क्या लिखा जा सकता है, r इंटू अल्फा लिख सकता हूँ मैं। यस, तो आया मैं लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, r s अल्फा s, ये हो जाएगा r1 और अल्फा 1, और ये क्या हो जाएगा, r2 और अल्फा 2, और लिख सकता हूं मैं, ये रहा तरीका, ये रहा, लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। ओके, अब हमें किस में इंटरेस्ट है, अल्फा एस में, तो अल्फा एस क्या हो गया, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन आर एस, और आर एस कितना होने वाला है, अल्फा एस, कितना तैयार है बच्चे, R1 अल्फा 1, R2 अल्फा 2, और आर एस कितना है, R1 प्लस R। बोलिए क्या फॉर्मूला तैयार है हमारा, यस, ये हमारा फॉर्मूला तैयार है, किसका, अल्फा सीरीज। आपने पूछा अल्फा सीरीज लाइए, मेरा आंसर आ चुका है, दिस इज अल्फा सीरीज। प्रोसेस समझ में आया क्या, जल्दी से बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी से आंसर करिए, प्रोसेस समझ में आया क्या, श्योर, सबको समझ में आ गया, बड़ा आसान है, कर सकते हैं। चलिए, ये अल्फा सीरीज था, परेशान नहीं होना है, अभी थोड़ी देर में सबको इजी कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। और हाँ सुने, ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया है ये वाला,
ये किसी जमाने में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो हो सकता है अपने यहाँ रिपीट हो जाए। आओ सेकंड पार्ट, अल्फा पैरेलल बताइए, क्या पूछ रहा है मुझसे। पहले क्या बोला, सीरीज का बताइए, अब क्या बोल रहा है बेटे, सीरीज, अब पैरेलल का बताइए। आ जाओ फिर करते हैं प्रोसेसिंग पैरेलल का। आप सब जानते हैं 1/r पैरेलल, ये आप सब जानते ही हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं टेम्परेचर के साथ ये सब वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ ये सब वेरी करेगा, तो वेरी करेगा तो क्या करें, मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, संभालना। 1/rp² drp/dt, दिस इज -1/r1² dr1/dt -1/r2² dr2/dt। बोलो कर सकता हूं मैं, यस। कैसे, इधर आओ। अगर मुझे कहा जाए कि 1/r को डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो क्या लिखूंगा, -1/r² इंटू क्या dr/dt, वो कर दिया। अब आप समझिए कि वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले की थी। बोलिए, dr/dt को क्या हम लिख सकते हैं, r इंटू एल्फा, याद है ना, अभी बताया था, लिख सकते हैं। तो अब आओ, -1/rp² अपनी जगह, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना जरा, मैं इसको rp और अल्फा p लिख सकता हूँ। -1/r² अपनी जगह, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r1 और अल्फा 1 लिख सकता हूँ। -r2² अपनी जगह, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r2 इंटू अल्फा 2 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ। पता लग रहा है क्यों लिखा है ये, जल्दी बोलिए, पता लग रहा है क्या, श्योर, वेरी गुड। अब देखो, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है देखना जरा, सारे माइनस तो कैंसिल हो ही जाएंगे। आप देखो क्या बच रहा है, अल्फा p अपॉन आर पी, अल्फा 1 अपॉन r1, और ये हो रहा है अल्फा 2 अपॉन r2, ये बच रहा है। अब आप देखिए, अल्फा p अपनी जगह, आर पी, यू नो आर पी, आर पैरेलल क्या होता है, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये होता है ना। और ये क्या देखो, ये सब कर आके क्या आ जाएगा, r1 अल्फा 2 प्लस r2 अल्फा 1 अपॉन क्या r1 प्लस r2, ये बन रहा है, बन रहा है आराम से। तो आप खुद देख लीजिए क्या हो रहा है। अगर हम इसको पूरा मैनेज कर लें, तो यहाँ से अल्फा पैरेलल, अल्फा पैरेलल चाहिए ना मेरे को, तो वो आ रहा है बच्चे, r1 अल्फा 2 प्लस r2 अल्फा 1 अपॉन r1 प्लस r2, ये आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो अब आते हैं मुद्दे की बात। यार तो ध्यान दीजिए, मैंने आपके लिए पहले क्या निकाला, अल्फा सीरीज निकाला, फिर मैंने क्या निकाला, अल्फा पैरेलल निकाला। अब सुनिए, देखो मैंने आपको पूरा प्रोसेस करके बताया कि हाँ इस तरह डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, लेकिन आप नोटिस करें एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरी सलाह है आप लोगों को, आपको अल्फा सीरीज और अल्फा पैरेलल को एक फॉर्मूला की तरह लर्न करना चाहिए। और आई थिंक दोनों में एक सिमेट्री नजर आ गई होगी आप लोगों को, लर्न करना आसान है। आई थिंक दोनों में नीचे तो क्या है, r1 प्लस r2, ध्यान दो, अल्फा सीरीज और अल्फा पैरेलल में दोनों में नीचे में सेम r1 प्लस r2 आ रहा है। ऊपर में खेल नजर आ गया होगा, अल्फा सीरीज में r1 के साथ अल्फा 1 है और r2 के साथ अल्फा 2 है, जबकि अल्फा पैरेलल में r1 के साथ अल्फा 2 है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इनके मैथ्स के चक्कर में मत पड़े, आप इनको फॉर्मूला को याद करें। बोलिए, लर्न कर सकते हैं। अल्फा सीरीज और अल्फा पैरेलल में कुछ खेल नजर आया आप लोगों को, अल्फा सीरीज में क्या चल रहा है, r1 साथ में अल्फा 1, r1 साथ में अल्फा 1 प्लस r2 अल्फा 2, और नीचे तो r1 प्लस r2। क्योंकि पैरेलल में क्या आ रहा है, r1 के साथ उल्टा पुल्टा, और r1 अल्फा 2 प्लस r2 अल्फा 1 अपॉन r1 प्लस r2। मेरे ख्याल से लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। अबे शिवम, कैलकुलेशन नहीं आती, r1 प्लस r2 उधर वाले r1 प्लस r2 से कट जाएगा ना, इधर जो r1 प्लस r2 उधर वाले r1 प्लस r2 से कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, कैलकुलेशन करो। यतेंद्र, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन आता है क्या, यतेंद्र, डिफरेंशिएशन आता है, अभी किया है डिफरेंशिएशन वगैरह। 1/r को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो कैसे होगा, 1/r का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1/r², और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, dr/dt लिखा जाएगा। थोड़ा डिफरेंशिएशन वगैरह देखो, यतेंद्र समझ में आई मेरी बात, ठीक, चलिए। तो अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पे। मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सुने प्लीज। मैंने आपको बोला
कि दो वायर थे, अल्फा वन अल्फा टू, उनका अपना अपना टेम्परेचर कोफिशिएंट था, R1 R2 उनके इनिशियल रेजिस्टेंस थे। अगर मुझे कहा जाए उनका अल्फा सीरीज अल्फा पैरेलल का फॉर्मूला अगर आप याद करेंगे तो उससे हम बहुत सारे सवाल बहुत जल्दी कर पाएंगे। कई बार एग्जाम में सीधा अल्फा सीरीज पूछे तो आप डायरेक्ट छाप सकते हैं, अल्फा पैरेलल आप डायरेक्ट छाप सकते हैं, लेकिन अगर इनको यूज करके मैं अच्छे सवाल करें तो उस पर आते हैं। क्या सबको अल्फा सीरीज अल्फा पैरेलल याद हो गया है? जल्दी से बोलिए। याद हो गया है? चलिए अब मैं बताता हूं इसका यूज कैसे होगा। चलिए थर्ड, मामला खत्म नहीं हुआ, मैं भी बहुत सारे सवाल कराऊंगा इसमें। थर्ड, थर्ड क्या है? इफ सीरीज, कंडीशन दे रहा है क्वेश्चन, इफ सीरीज रेजिस्टेंस इज independent of temperature, then कंडीशन क्या होगी? अब देखिए सवाल कैसे बनता है, सबको आप अलग अलग सवाल समझिए, जितने भी अलग अलग पार्ट हम ले रहे हैं ना उनको कनेक्टेड मत समझिए, सबको सेपरेट समझिए। क्या बोल रहा है? दो रेजिस्टेंस R1 R2 अल्फा वन अल्फा टू उनका है। अगर मुझे कहा जाए कि इनका सीरीज रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कंडीशन लाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर उनका सीरीज ग्रुप का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? सीरीज का अल्फा लॉजिकली कितना होना चाहिए? बोलिए, क्या अल्फा सीरीज, बोलिए, इट मस्ट बी जीरो। शाबाश। अगर कोई चीज का, इतनी देर से बोल रहा था मैं, अल्फा जीरो का मतलब क्या होता है कि उस चीज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि सीरीज ग्रुप का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो मेरे को इशारा आ गया कि भाई अल्फा सीरीज जीरो होगा, तो कंडीशन बनानी है। क्या हमें अल्फा सीरीज का फॉर्मूला लर्न है? बोलिए, क्या हमें अल्फा सीरीज का फॉर्मूला याद है? और याद है तो देखो, तुरंत छाप दिया, और तुरंत छाप दिया क्योंकि मुझे याद है तो मैंने तुरंत छाप दिया, तुरंत छाप दिया तो कंडीशन तैयार है। R1 अल्फा वन प्लस R2 अल्फा टू बराबर जीरो, और वी कैन से R1 इज अपॉन R2 इज माइनस अल्फा टू बाय अल्फा वन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और आप देखिए ये आंसर बनाने में हमें कोई भी कष्ट नहीं हुआ है, ये आंसर लाने में हमें कोई भी कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें अल्फा सीरीज का फॉर्मूला लर्न था ना, तो उस फॉर्मूला की मदद से हमने तुरंत आंसर बना लिया। बस अल्फा सीरीज को उठा के तुरंत जीरो किया, काट पीट के आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड जय, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? यश, अल्फा वन बराबर माइनस अल्फा टू कैसे होगा भाई साहब? R1 R2 बराबर किसने बोला आपसे? यश, हाँ वेरी गुड। चलिए अब और काम की बात सुने, ये सवाल समझ में आया सबको? ठीक है, ये हो गया। और काम की बात सुने, इस पे नोटिस करें, इस वाले एक्सप्रेशन पे। आप कह रहे हैं कि ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन, हाँ सवाल में दे तो पूछ सकते हैं बेटे। पैरेलल में कैलकुलेशन मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? हाँ हाँ सही है, सही, सॉरी। R1 R2 कट जाएगा, ठीक है। अब ठीक है तेजस। थैंक यू तेजस। चलिए सुनिए, ये आ गया अपना। अब ध्यान दीजिए, इसमें विशेष बात देखिए आप क्या हो गया इस एक्सप्रेशन में। अगर आप कह रहे हैं ये कंडीशन होनी चाहिए, जरा देखना इधर का फिगर तो पॉजिटिव आ रहा है, तो चीजें बैलेंस होने के लिए क्या उधर का फिगर भी पॉजिटिव आना चाहिए? तो इधर का फिगर पॉजिटिव आना जरूरी है, और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है। तो अल्फा टू और अल्फा वन दोनों पॉजिटिव होंगे तो मामला सेट नहीं होगा, दोनों नेगेटिव होंगे तो मामला सेट नहीं होगा। आई थिंक मामला सेट होने के लिए अल्फा और अल्फा टू में से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव होना क्या जरूरी है? बोलिए, बात समझ में आई है? फिर सुन लीजिए, जिनके पेट में दर्द है फिर सुन लें। अगर आप कह रहे हो कि ये कंडीशन मैच होना चाहिए, ये कंडीशन मैच होने के लिए क्या होना चाहिए? ये सब फिगर, ये क्या है? पॉजिटिव फिगर, तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो इधर पॉजिटिव आना चाहिए। एक माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अल्फा और अल्फा टू दोनों प्लस प्लस होंगे तो सेटल नहीं होगा, दोनों माइनस होंगे तो सेटल नहीं होगा। आई थिंक एक ने प्लस और एक ने माइनस होना पड़ेगा, तभी इधर का फिगर पॉजिटिव आ पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि मैं समझ गया कि अल्फा वन, बोलिए, बोथ, अगर मैं पूछूं कि दोनों अल्फा कैसे होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव, बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव
एंड 1 नेगेटिव। क्या कहना है आपको, बोलिए। क्या दोनों अल्फा प्लस हो सकते हैं क्या? नो। क्या दोनों अल्फा माइनस हो सकते हैं? नो। आई थिंक दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट। क्लियर? इसका मतलब मैं समझ गया इस सवाल को मैं कैसे पूछूंगा, वो भी सुने अब आप। मैं इस सवाल को कैसे पूछूंगा? अगर मुझे इस सारे कॉन्सेप्ट, मैंने इतनी कैलकुलेशन बताई, एक सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है, सुने। सीरीज ग्रुप ऑफ टू वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, sorry, resistance of series group of two wire is independent of temperature, then both should be conductor, both should be semiconductor, one should be conductor, another should be semiconductor। बोलिए। वेरी गुड। खेल समझ में आया? अभी अभी आपने तय किया है कि एक का अल्फा प्लस होना जरूरी है और एक का अल्फा माइनस होना जरूरी है, बोला है आप लोगों ने। तो जिसका अल्फा प्लस होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? कंडक्टर। तो जिसका अल्फा माइनस होगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? सेमीकंडक्टर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है तहजीन, कंडक्टर प्लस सेमीकंडक्टर। वेरी गुड, क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ये जो मैथमेटिक्स में अभी हम कंडीशन लाए हैं, इस कंडीशन पे मान लो मुझे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं देना है, मुझे नहीं देना, मैं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दूंगा कि अगर सीरीज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन बोथ शुड बी कंडक्टर, बोथ शुड बी सेमीकंडक्टर, वन कंडक्टर दूसरा सेमीकंडक्टर, और कैन नॉट डिसाइड, योर आंसर इज वन शुड बी कंडक्टर एंड अदर शुड बी सेमीकंडक्टर। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड तनु, रितु, वेरी गुड। और आइए, खत्म नहीं हुआ है, और आइए फोर्थ। फोर्थ सवाल सुनिए। फोर्थ सवाल जो है वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, इन सबको आप अलग अलग क्वेश्चन मानना, मैं तो सिखाने के लिए एक ही क्वेश्चन में सारी तोड़फोड़ कर रहा हूँ, ये सब अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट, अगर मैं आपसे सवाल में बताऊं, इफ R1 बराबर R2 इज इक्वल टू R नोट, मुझे कहा जा रहा है कि दोनों वायर्स का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, तो मुझे पूछा जा रहा है अल्फा सीरीज भी लाइए और अल्फा पैरेलल भी लाइए। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? दो वायर, दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है और अपना अपना अल्फा वन अल्फा टू है। बोला अल्फा सीरीज अल्फा पैरेलल लाइए, तो बड़ा आसान है। यू नो अल्फा सीरीज का फॉर्मूला मैंने क्या याद किया हुआ है? R1 अल्फा वन, R2 अल्फा वन अपॉन R1 प्लस R2। इसमें दोनों को बराबर रख के सोल्व करके बताइए कितना आ रहा है। R1 R2 दोनों को बराबर रख दीजिए, फॉर्मूला याद है ना आपको, बस R1 R2 बराबर रख दीजिए, सोल्व करके बताइए जल्दी से कितना आ रहा है, जल्दी सोल्व करिए। अल्फा पैरेलल भी पूछा था एग्जाम में, R1 अल्फा टू, R2 अल्फा वन अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला मुझे याद है। इसके अंदर भी फटाफट से रख के बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से चेक करें, जल्दी चेक करें, जल्दी जल्दी चेक करो। ये आ रहा है, शाबाश, देखो मैंने लिखा है वो आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ जेई के अंदर, हो सकता है कभी अपने एग्जाम में रिपीट हो जाए। और मुझे बताइए जो फोर्थ पार्ट अभी आपने किया, अच्छे से ईमानदारी से बताना, अभी जो फोर्थ पार्ट आपने सोल्व किया क्वेश्चन का, मुझे बताइए आपने तुरंत बना लिया ना आंसर? तुरंत क्यों बनाया? क्योंकि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि आपको अल्फा सीरीज अल्फा पैरेलल के फॉर्मूला लर्न है, तो आपने फट से वैल्यू डाल के आंसर बना लिया। क्या अब बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो बोलिए, क्या इनको याद करने का बेनिफिट नजर आया आप लोगों को? इनको याद करने का बेनिफिट क्या हो गया? अकेला अल्फा सीरीज पूछे तो वो दे सकते हैं, अकेला अल्फा पैरेलल पूछे तो वो दे सकते हैं, और किसी सीरीज या पैरेलल का अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा तो फट से अल्फा सीरीज या अल्फा पैरेलल उठा के जीरो कर देंगे, वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्पेशल सवाल कर सकते हैं। सारे सवाल हो जाएंगे, लेकिन कब? कब हो जाएंगे? जब आपको अल्फा पैरेलल का फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको अल्फा सीरीज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मेरी सलाह है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने में फायदा रहेगा। कर लेंगे? अल्फा पैरेलल में डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है? कहाँ है बेटा डिनोमिनेटर में? देख, अल्फा पैरेलल में R1 प्लस R2 ही है। गुणश्री, गुणश्री देखो बेटा आप इसमें, प्रज्वल, अल्फा पैरेलल में फॉर्मूला में नीचे देखो R1 प्लस R2 ही है नीचे। अरे इधर देखो यार, ये R1 R2 और ये R1 R2 तो कट जाएगा ना। अभी देखो, अभी
प्रज्वल मेरी बात समझ में आई? देखो जरा, ये R1 R2 या R2 कट जाएगा ना यार। प्रज्वल मेरी बात समझ में आई तुझे? शाबाश, कर लेंगे बच्चे, याद कर लेंगे। वेरी गुड रितु, खुश रहे। पहली बार चैप्टर समझ, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, आप जितना सोचते हो ना कि सर ऐसा वैसा, आप देख रहे हैं मैं हर बात को बोल रहा हूँ, ये इक्वेशन क्यों ले रहे हैं, हर चीज आएगी, आप सुनो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप चुपचाप सुनते जाओ, आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सुनना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है। चलिए, बहुत ही सुंदर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। ध्यान दें, ध्यान दें, अभी पढ़ते हैं, टाइम खराब खराब हो जाएगा, है ना? पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। हमें क्वेश्चन आई थिंक हम लोग रजिस्ट्रेशन और टेम्परेचर पे सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, 5 7 8 क्वेश्चन हो गए हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे ग्राफ 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 खेलेंगे। आइए, क्या बातें कर रहे हैं आप मुझसे? यस, आपको चाहिए रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। मुझे बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या होगा, वो बताइए। सबसे पहले, जैसा कि आप जान रहे हैं, मेरे पास इक्वेशन थी आर टी वाज आर जीरो वन प्लस एल्फा टी, ये इक्वेशन है बच्चे। तो यहाँ से आर टी बराबर क्या हो रहा है, आर जीरो प्लस आर जीरो एल्फा इंटू टी, ये हो रहा है। और बच्चों, मुझे आर टी ओ टी में ग्राफ बनाना है। आर टी ओ टी में तो जरा देखो कैसा ग्राफ बनना चाहिए, इधर देखिए मित्र, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बच्चों। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ रेजिस्टेंस और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर। और टेम्परेचर कौन सा है, ये डिग्री सेल्सियस वाला। कौन सा टेम्परेचर ले रहा हूँ मैं, डिग्री सेल्सियस। मेक श्योर डिग्री सेल्सियस वाला ले रहे हैं। अब आ जाओ बच्चों, ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर टी को मैंने कहा लिया वाई एक्सिस पे, और टी को कहा लिया मैंने एक्स एक्सिस पे। तो इक्वेशन को पढ़ो, क्या हो गया, ये हो गया वाई, और ये क्या हो गया वाई, और ये क्या हो गया एक्स। तो ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे यार, ये तो क्या हो गया, क्या तो स्ट्रेट लाइन पास, स्ट्रेट लाइन हो गया ना ये, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, और जिसका इंटरसेप्ट भी कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट की मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। और बना दी तो आप देखिए, इसका जो इंटरसेप्ट है बच्चे, वो तो कितना हो जाएगा, आर जीरो। इसका स्लोप अगर पूछे, स्लोप कितना हो जाएगा, क्या आर जीरो इंटू एल्फा इसका स्लोप हो जाएगा। यस। अब जरा इसका मीनिंग समझते हैं, सब बच्चे मेरी हेल्प करें। यस, आओ बच्चों। इस ग्राफ से मुझे क्या समझ में आ रहा है, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इट मींस टेम्परेचर कम करने पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी लीनियरली कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यार, टेम्परेचर कम करते करते मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। मैं सोच रहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो हुआ कि नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो मैंने तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो भी रेजिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। तो आई थिंक टेम्परेचर को तो 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे ले जा सकते हैं, सेल्सियस। तो साइंटिस्ट लोगों ने लैब में इसको स्टडी किया, मेटल्स का बिहेवियर स्टडी किया उन्होंने। उन्होंने टेम्परेचर जीरो के नीचे ले गए, -10 डिग्री सेल्सियस, -15, -20, -50, -80, -100, ऐसा लेके गए। उनको देखना था क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या पाया, बिल्कुल इसी क्रम में, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में हो रहा था, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में क्या हो गया, टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर नेगेटिव ले जाने पे, -10, -50, -80, -150, रजिस्टेंस लगातार कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। और एक पर्टिकुलर वेरी लोअर टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टेंस बिल्कुल ही क्या हो गया, जीरो। एक पर्टिकुलर वेरी लोअर टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टेंस बिल्कुल ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया, उसका नाम दिया गया क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम दिया गया उसका, क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी। टीसी बोले तो क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप देखिए क्या हो रहा है, टीसी पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। और टीसी के नीचे भी रेजिस्टेंस कितना रहेगा, जीरो। यानी अगर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर टीसी या टीसी के नीचे है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। और अगर आपके कंडक्टर का टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है, आपके कंडक्टर का टेम्परेचर टीसी से ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस कैसा है, जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो। इसका मतलब ये ग्राफ तो मुझे समझ में आ ही गया, लेकिन मुझे एक बात पता लगी यहां से। क्या बात पता लगी बच्चों, ये देखिए कि इफ टेम्परेचर इज मोर देन टीसी, तो फिर मेरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, नॉन जीरो। इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू और लेस देन टीसी, तो फिर उसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आया जा रहा है, जीरो। उसी का रेजिस्टेंस कितना आ गया, जीरो। अब ध्यान दीजिए, ईशा यादव, अंडर टीसी वोंट रेजिस्टेंस बिकम नेगेटिव। बच्चे, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए टीसी के नीचे भी रेजिस्टेंस कैसा पड़ा रहेगा, जीरो ही पड़ा रहेगा। सुन लिया।
चलिए, तो ध्यान दीजिए, टीसी के ऊपर रेजिस्टेंस है और टीसी पर उसके नीचे रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब आपके कंडक्टर रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और स्पेशल कंडीशन में जब आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो यानी कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी तो बिल्कुल इनफाइनाइट हो गई, बहुत हाई लेवल की हो गई, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? सुपर कंडक्टर। बात समझ में आई मेरी? ईशा, मेरी बात समझ में आई आपको? ईशा यादव, बेटे बात समझ में आई तेरे को, आपको? ठीक है, क्या एक ग्राफ समझ में आया है? हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का स्टडी कर रहे थे, सवाल ववाल कर लिए, इक्वेशन डील कर लिए, ग्राफ की बात आ गई, और मैंने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस लिया तो ग्राफ ये आ गया। और अभी पढ़ते पढ़ते मुझे पता लग गया हर कंडक्टर के बारे में कोई ना कोई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहां पर उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, और जब कंडक्टर टीसी पर रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो दिखा देता है, उस केस में उस कंडक्टर को कंडक्टर नहीं बोलता, क्या बोलता हूं मैं उसको? सुपर कंडक्टर बोलता हूं। तो मुझे बताएं, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर क्या अलग चीज है कि मेटल ही है? कंडक्टर और सुपर कंडक्टर, कंडक्टर और सुपर कंडक्टर मुझे बताइए, अलग चीज है कि सेम मेटल है? वो वही मेटल है, वही मेटल जब रेजिस्टेंस शो कर रहा था आप उसको कंडक्टर बोल देंगे, और वही मेटल जब रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो कर देगा तो उसको आप क्या बोल देंगे? सुपर कंडक्टर बोल देंगे। तो मेक श्योर ये अलग अलग मेटल, मेटल ही कंडक्टर है और मेटल ही सुपर कंडक्टर है, अलग अलग कंडीशन में, ठीक है? मेटल अबव क्रिटिकल टेम्परेचर बिहेव्स लाइक कंडक्टर, मेटल एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर सेम मेटल बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर। क्लियर है सब लोगों को? वेरी गुड। और सुने, ध्यान दीजिए, बुक्स में सभी का बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देखिए, अगर टीसी की मैं बात करूं, टीसी की लिस्ट बनी हुई बुक्स के अंदर, वो याद नहीं करनी है। टीसी बहुत लोअर जा रहा है, किसी का -100, -10 डिग्री सेल्सियस है, किसी का -200 डिग्री सेल्सियस है, किसी का -220 डिग्री सेल्सियस है, किसी का -180 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ रहे हैं टीसी कैसा है? साधारण टेम्परेचर या वेरी लोअर टेम्परेचर? टीसी इज वेरी वेरी लोअर टेम्परेचर। कहाँ जा रहा है? -150, -200, -180। आपको समझ में आना चाहिए, टीसी इज वेरी लोअर टेम्परेचर, बहुत लोअर पे सा जा रहा है, ठीक है? अगर मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा ले रहे हैं इस बार? केल्विन। टेम्परेचर कौन सा ले रहे हैं? केल्विन। तो ध्यान दीजिए, टेम्परेचर अगर केल्विन लेंगे तो क्या होने वाला है? अब नोटिस करिए, इसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कुछ ग्राफ दिए, वो आपको याद होने चाहिए। यस, ध्यान दीजिए, अगर मुझे कहा जाए कि ग्राफ कॉपर का बनाना है, ये देखिए अच्छे से, कॉपर का रेजिस्टेंस और एक टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन सा है बच्चे? केल्विन, ठीक है? तो जो कॉपर का ग्राफ है जो बुक्स में अवेलेबल है, इस तरह से रहेगा, ठीक है? ये किसका ग्राफ है? कॉपर के बारे में, कॉपर। सुन लिया आपने? और इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इससे क्या पता लग रहा है? और इसका मीनिंग समझे पहले तो हम लोग। इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? टेम्परेचर केल्विन वाला है, देखिए, टेम्परेचर कम करे तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और कम करते करते बच्चों में टेम्परेचर कम करते करते मैं कहाँ आ गया? मैं 0 केल्विन आ गया, मैं 0 केल्विन आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं 0 केल्विन पे आने के बावजूद भी रेजिस्टेंस जीरो हुआ कि बचा रह गया? बचा रह गया। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आप आ गए, आई थिंक केल्विन वाला टेम्परेचर तो नेगेटिव होता नहीं है, तो अगर केल्विन वाला टेम्परेचर नेगेटिव होता ही नहीं है तो मैं 0 केल्विन के नीचे जा नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया? कॉपर का रेजिस्टेंस कभी जीरो हुआ? ये हो ही नहीं रहा है। कॉपर का रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर पे जीरो नहीं हो रहा है, तो क्या मैं एक स्टेटमेंट दे दूं? कॉपर कभी भी सुपर कंडक्टर का बिहेव नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, जितने भी मेटल आपकी लिस्ट में होते हैं उनमें से बहुत सारे मेटल सुपर कंडक्टर का बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कॉपर नेवर बिकम सुपर कंडक्टर। मैं लिख सकता हूं, कॉपर नेवर बिकम्स सुपर कंडक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को? ये सवाल बन सकता है? यस, सवाल बन सकता है। ये सुन लिया आप लोगों ने? बोले मेटल, अगर कोई पूछेगा कि सारे मेटल क्या सुपर कंडक्टर बिहेव कर लेते हैं क्या? नहीं, अधिकतर मेटल सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहे हैं अपने अपने टीसी पर, इन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि सुपर कंडक्टर का बिहेव नहीं करते हैं, जैसे कि कॉपर। कॉपर को ले जाइए, आपको जितना नीचे ले जाना है, वो कोई भी सुपर कंडक्टर का बिहेव नहीं करेगा। अच्छा, ये जो ग्राफ है आपको ध्यान होगा, अभी नीट में था ये 2020 के अंदर, ठीक है? और सुने, और सुने, बात चल रही तो पूरी करेंगे। रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, केल्विन, ये देखिए, ये ग्राफ
ये ग्राफ है नाइक्रोम का। नाइक्रोम बेसिकली एक अलॉय होता है बच्चे, नाइक्रोम, नाइक्रोम। और आप देखना इसमें जो टेम्परेचर दिए क्या, 0 केल्विन, ये 200 केल्विन, 400 केल्विन, या 800 केल्विन वगैरह वगैरह। तो आप ध्यान दीजिए। यस, तो कुछ पर्टिकुलर के बारे में। हाँ अंकित, इसका कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है अंकित, एक्सपोनेंशियल का नहीं है, कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है। ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पे बनाए गए ग्राफ है। इनका कोई इक्वेशन या इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। सुना अंकित, दीज आर बेसिकली, हाँ यतेंद्र, ये प्योर लीनियर नहीं है, हाँ याद रखना है बिल्कुल। यतेंद्र ये प्योर लीनियर नहीं है। जो कोपरा का ग्राफ बना हो कैसा हल्का सा कर्व था, प्योर लीनियर नहीं है। ये सब एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पे बनाए गए कर्व है, इनका कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, जब साइंटिस्ट लोगों ने नाइक्रोम को स्टडी किया, नाइक्रोम एक अलॉय होता है, ठीक है, जो अपना जो घर में जो गीजर होता है ना, गीजर, वाटर का जो गीजर होता है, या घर में जो वो कपड़े प्रेस करने का जो आयरन होता है, गीजर या आयरन, या जो आपका हीटर वगैरह होता है, उसमें जो एलिमेंट बना होता है किसका बना होता है, वो बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक अलॉय है। नोटिस करें, नाइक्रोम में भी नोटिस करें आप क्या हो गया, देखो जरा, नाइक्रोम में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस कम, टेम्परेचर कम करते करते 0 केल्विन आ गया, टेम्परेचर कम करते कहाँ आ गए, 0 केल्विन आ गए। बोलिए रेजिस्टेंस 0 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, बोलिए नाइक्रोम सुपर कंडक्टर का बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलिए। नाइक्रोम सुपर कंडक्टर बनेगा या बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वेरी गुड। नेवर बिहेव्स लाइक, नेवर बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर। क्या बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये सब ग्राफ, ये जो दो ग्राफ मैंने अभी आपके सामने बनाए हैं, इस तरह ग्राफ आपको देखेंगे डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, मगर मेक श्योर इन ग्राफ्स का कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। दीज आर प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस पे, प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस पे बनाए गए ग्राफ हैं, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। कोपरा ग्राफ हल्का सा कर्ड है, नाइक्रोम ग्राफ हल्का एकदम स्ट्रेट है। और सीखने की और समझने की जो अच्छी बात हुई है कि दोनों के अंदर ही आप 0 केल्विन चले गए तो भी रेजिस्टेंस 0 नहीं हो रहा है। और अगर रेजिस्टेंस 0 हो ही नहीं रहा है भाइयों, तो बोलिए ये दोनों सुपर कंडक्टर का बिहेव नहीं करेंगे। स्टेटमेंट देता हूं, ऑल मेटल्स बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, वेरी गुड। फ्यू मेटल्स बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर एट देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। फ्यू मेटल्स, शाबाश, वेरी गुड। बात समझ में आ गई ना। ऑल का मत बोलना, कुछ लोग नालायक हैं, वो लोग अपोज करेंगे, देखना कॉपर नहीं कर रहा है, आपके ले जाइए जहां ले जाना है, वो सुपर कंडक्टर का बिहेव नहीं कर पाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये था डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर के बारे में। मैं फटाफट से रिपीट करता हूँ, जरा आ जाइए वापस से। मैं बताता हूँ मैं कहाँ से शुरू किया था। ये देखिए, सब बच्चे वापस आए, चीजों को कंसाइज करते हैं। यस, आओ बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे, उनके सवाल हम लोगों ने कर सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। मैं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? अरे यार, दिख रहा हूं मैं, आवाज आ रही सबको, ऑल वेल, ऑल इज वेल, श्योर। चले सुने, कंक्लूड करता हूं, ध्यान दी, प्लीज सुने। हमने क्या शुरू किया, कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा उसके बारे में शुरू किया। ठीक है, आते मैंने आपसे क्या बोला, डिपेंड तो करेगा, अब कैसे डिपेंड करेगा उसके बारे में बात करनी, तो ध्यान दीजिए। बार बार ये आ जाता है, जस्ट अ मिनट भाइयों, एक मिनट रुके बस। सुने, क्या बात की हम लोगों ने, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, उल्टा भी हो रहा है। क्यों फॉल्स होगा हृदय, क्यों फॉल्स होगा ये? अरे कुछ मेटल तो अपने टीसी पे करते हैं ना सुपर कंडक्टर का बिहेव, वो एक ही बात है। सुने, ठीक है, चलिए उसको करते हैं। सुने, इसके बाद मैंने आपको बताया अल्फा के बारे में।
रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसको मैथमेटिकली इंक्लूड करने के लिए क्या बनाया गया, अल्फा बनाया गया। अल्फा जो बनाया गया उसका डेफिनेशन ने दिया, अल्फा पॉजिटिव किसका नेगेटिव किसका वो बताया। हाई अल्फा का मतलब टेम्परेचर का असर ज्यादा होगा। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें इक्वेशन चाहिए थी, तो अल्फा को प्रोसेस करके हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बना ली। ओरिजिनल इक्वेशन तो RT1 और RT2 में थी, लेकिन उसमें इनिशियल टेम्परेचर को क्या कर दिया, 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो मेरे पास रिड्यूस इक्वेशन हो गई RT इज R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और हमारे मोस्ट ऑफ द इक्वेशन में ये इक्वेशन काम में आएगी। इसके बारे में क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू किए, क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने सारे। और जो सबसे खास क्वेश्चन हमने किया 2 वायर वाला, इसमें मेरी सलाह है अल्फा सीरीज आप याद करेंगे, अल्फा पैरेलल भी आप याद करेंगे, और इनकी मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं बिना टाइम खराब किए। ये सब पढ़ने के बाद फिर मैंने आपसे क्या बोला, ग्राफ के बारे में बात की। तो डिग्री सेल्सियस में ग्राफ बताया, वहां से क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आया, और टेम्परेचर का अगर केल्विन में लेंगे तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ग्राफ वो आपको याद करना है। हाँ, मोस्टली मोस्टली मेटल बिहेव्स लाइक सुपर कंडक्टर, मगर इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं, खुशी इसका कोई पैराबोला नहीं है, कॉपर का ग्राफ जो पैराबोला नहीं है, वो पैराबोला भी नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल भी नहीं है बेटे, उसकी कोई इक्वेशन नहीं है। अगर उसकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती तो मैं उसका नाम देता, लेकिन उसकी कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल बिहाफ पे बनाया गया कर्व है। कौन सी पहली स्लाइड? थैंक यू शिवांगी, पूरा सुनेंगे सब समझ में आ जाएगा। जानवी कौन सी स्लाइड, क्या समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। हाँ हाँ भाई, आगे रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, रो की वजह से आ रहा है जया। रेजिस्टेंस में जो वेरिएशन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, रो की वजह से आ रहा है। तो आप इस ग्राफ को रो टेम्परेचर का बोलिए या आर और टेम्परेचर का बोलिए, एक ही बात है। रेजिस्टेंस डिपेंडेंसी वाली कौन सी स्लाइड है, ये वाली। जानवी कौन सा डाउट है? अरे बाप रे। इसमें डाउट है आपको, जानवी बोले, जल्दी से बोले क्या डाउट है। जानवी जल्दी बोलो, जल्दी बोल बेटे, क्या डाउट है। नोट क्यों करना है, अभी मैं इसके हैंड आउट दे रहा हूं ना, आपको नोट नहीं करना है। हैंड आउट मिल जाएंगे, लिंक है आपके पास, लिंक है सभी के पास। हाँ मोस्ट आएगा, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट आएगा। तुम लोग भी बाल की खाल खींचने में लग गए। ये लिंक ले लो भाई, मैं लिंक दे रहा हूं, इसी लिंक पर रहेगा सब, एक ही लिंक है, इसी लिंक पर आपको सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें मिल जाएंगी। ये लिंक भेज रहा हूं, ये रहा लिंक। हाँ मैंने बोला है उनको, बेटे सर्वर में प्रॉब्लम है, 16 का जो वीडियो वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, है ना। मैंने बोल दिया, वो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी। हाँ जी, थैंक यू। हाँ क्वेश्चन लगा सकते हैं, क्वेश्चन करने में कोई बुरी बात नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मॉड्यूल जरूर सोल्व करें, मॉड्यूल जरूर सोल्व करें, ठीक है। हाँ, चलिए आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है।
टाइम हो गया ना, 12:35 तक था, टाइम हो गया ना, 12:55 तक थी क्लास। चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, टाइम हो गया ना पूरा। बाय, खुश रहें, थैंक यू, खुश रहें, ओके बाय।